हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो आप बताइए कि क्या सिनारियो बन रहा है सदारती इलेक्शन का? शुक्रिया। प्रैक्टिकली अभी ये कह रहे हैं कि ट्रंप और इसमें 1 पॉइंट का फ़र्क है। उसकी अगर एक्सेप्टेंस 46% है तो इनकी 47%, मतलब खातून की जो है वो 46 है, ट्रंप के 47 है, यानी 1% के मार्जिन से वो जीत रहे हैं अभी। पहले कहाँ 70% का मार्जिन से जीत रहे थे, कहाँ पे 1% का। लेकिन ये जैसे आपने भी कहा ऑथेंटिक नहीं है, तो ये मतलब जो फौरी तौर पे हो सकता है उस तरह का सर्वे है। लेकिन अभी तक देखें पार्टी जो है वो तो यूनाइट हो गई है। जो बाइडेन ने कहा कि मैं पार्टी को यूनाइट करने के लिए अलग हुआ, वो बिल्कुल अलग हुआ है। हमने एक पहले प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया था कि ये अगर अपनी इनकैपेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनको सदारत छोड़ना पड़ेगी प्रैक्टिकली, क्योंकि ये एक उम्मीदवारी के लिए नायल थोड़ी होंगे, ये तो पूरे ओहदे के लिए भी नायल होंगे। तो इन्होंने कल जो है ना जो बाइडेन साहब ने कमांडर इन चीफ का ओहदा छोड़ दिया है। अच्छा, अब कमांडर इन चीफ अफवाज का उनके पास न्यूक्लियर बटन होता है, है, तो वो बटन अब चला गया है कमला हारिस या कमाला हारिस या हैरिस जो भी हैं उनके पास है या कमली है, तो वो जो भी कह लें आप। तो वो ट्रंप ने तो कुछ ऐसा जुमला बोला है कि शायद जैसे का मीनिंग ऐसे निकल रहा है। हमारे यहाँ कमली तो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कमली? जो उसको कहते हैं राहुल गांधी को, वो कहता है ना। अच्छा, मोदी साहब आपके जो दोस्त हैं वो राहुल गांधी को भी कहते हैं ना पप्पू, और ये वो तो मुझे मरवाना है आपने। मतलब कोई वो लाइटर मूड में, वो तो कसाब है, लाइटर मूड में हाँ, लाइटर। तो मतलब वो उसको पप्पू कहते हैं। उन्होंने उसको डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन मतलब ये था कि उनको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पता नहीं है, तो वो मतलब नहीं रन कर सकेंगे अमेरिका को। तो मतलब वो कहते हैं कि मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, लेकिन एक्चुअली जो ट्रम्प कहते हैं कमला जो है कमली है। हाँ, लेकिन एक्चुअली जो वहाँ पे यंग वोटर्स है ना, वो इनके आने से ज़्यादा एनर्जाइज हो गया है। अच्छा, हाँ, उसको ये लग रहा है कि शायद मैं वो अच्छा यंग वोटर इनकी जो बाइडेन की पॉलिसी थी इसराइल को लेकर, उसमें वो बड़ा एक अगेंस्ट हो गया था डेमोक्रेट्स की पार्टी के खिलाफ। अभी आप देखें कि जो एक बड़ा ये डेवलपमेंट हुई जिसमें जो नेतन्याहू साहब थे उन्होंने खिताब फरमाया अमेरिकन कांग्रेस से, और उसमें प्रेसिडेंट तो थे ही नहीं जो बाइडेन साहब, वाइस प्रेसिडेंट अपने इलेक्शन कैंपेन पे थी, उन्होंने कहा मैं कैंपेन पे नहीं जा सकती। उसके बाद जो नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके जेडी वैंस, वो भी नहीं गए। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब या इस तरह के और लोग थे वो भी नहीं गए। रिपब्लिकन पार्टी यूनाइट है इसराइल के मसले पर कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही है, रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी। हाँ, डेमोक्रेटिक पार्टी डिवाइडेड है कि जो कुछ कर रहा है वो उसका 100% सही नहीं है। और लोग ये कह रहे हैं कि इवन नैन्सी पेलोसी जा सकती थी, फारिग थी, वो तो साबिक स्पीकर थी कांग्रेस की, तो वो भी नहीं गई, और उनके साथ बहुत से और लोग भी नहीं गए। एक गई जो राशिदा तलीब थी, वो इसलिए गई कि उन्होंने वहाँ पे इसका बोर्ड दिखाया कि ये आ गया मौजूदा दौर का हिटलर आ गया, मतलब जो अब नेगेटिव, यानी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जी हाँ, इसलिए गई वो कि मतलब एलन मस्क भी तो गए, तो उन्हें वो तो देखें ट्विटर के जो मालिक हैं। हाँ, लेकिन जो कहते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स को चेंज करने का एक बटन होता है ना, जो आपने कहा कि जो उसके पास है वो एटॉमिक न्यूक्लियर का बम बटन है, एक बटन उनके पास है कि हम अमेरिकन पॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं। इस खिताब के बाद जो वहाँ पे तबसरे, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो तबसरा किया वो यही था कि अब अमेरिकन पॉलिटिक्स को शेप या रीशेप करने की जो अथॉरिटी है वो इसराइल के पास नहीं रही। अब अमेरिकन जो अपनी पॉलिसी को खुद जो भी शेप देंगे, देना चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि फिर मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल और ऐसे अखबारों ने वहाँ पे अपनी ये हेडलाइंस दी हैं कि वो वहाँ पे अपनी जो जंगी जुनून है उसका सौदा बेचते रहे। जंगी जुनून, कारनेज और इस तरह की चीज़ों को, जेनोसाइड को जस्टिफाई करते रहे, और क्लैपिंग होती रही उसमें जो मौजूद थे वहाँ पे ज़्यादातर लोग। लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने उनको बहुत बड़े पैमाने पे असलाह देने की तो अभी फिर मंजूरी दे दी है। नहीं, वो तो बाइडेन साहब देके गए ना। हाँ, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ठीक है, इनकी फैमिलीज़ में कुछ बड़े करीबी जो रिश्तेदार हैं इनके वो यहूदी हैं, सारे रहते हैं, सारे होते हैं, मुसलमान भी निकल आएंगे कहीं ना कहीं बहुत सारे। कमला हैरिस की, हाँ, लेकिन हैं तो ये इंडियन ओरिजिन, इंडियन निजात हैं जी हाँ। लेकिन ये कि इनकी अपनी जो फैमिली है, फादर मदर, वो अपना हस्बैंड, उस तरह के इनमें एक दो रिश्तेदार जीव हैं। अच्छा, एक बात और है कि इनके होने से जो ख़वातीन का वोट है वो ज़्यादा इनको पड़ सकता है। बिल्कुल, ख़वातीन का वोट लेने के लिए इन्होंने कोशिश की है कि जो एक फैसला आया था ना अबॉर्शन के बारे में, जस्टिस वेड ने दिया था, उस पर इन्होंने बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कि
ट्रंप ने 3 जज अपने कंजर्वेटिव नॉमिनेट करके तो वो फैसला ले लिया अबॉर्शन का। उससे विमेन जो वो 3-4 करोड़ जो मुतासर हो गई थी वो वोट एनर्जाइज हो सकता है। अच्छा, अब वो पहले ही किसको वोट दे रही थी या किसके पिछले साल उन्होंने पिछले इलेक्शन में किसको वोट दिए थे, ये तो अगर इन्हीं को वोट दिया तो ये मटीरियल हो जाएगा। क्योंकि पिछले इलेक्शन में तो वेट जस्टिस वेट का मसला नहीं था ना, तो वोट उन्होंने डेमोक्रेट्स को दिए होंगे जो मेरा गैस है, इसलिए उनके एनर्जाइज होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अगरचे मतलब जो बाइडेन ने जितने भी टेलीफोन कॉल्स की 22 के करीब नेतन्याहू साहब को कि आप हाथ होला रखें थोड़ा सा वो कहते तो रहे हैं, तो लेकिन अमल उनका इसके अगेंस्ट ही था। कहते वो रहे हैं कि भाई साहब ज़रा बड़ी बेइज्जती हो रही है, थोड़ा सा कम कर लें। तो अब जो है ना वो इनके बारे में है कि ये उसमें मौजूद थी 22 कॉज में और ये उसको मतलब उसका सेकंड भी करनी थी, लेकिन फ्यूचर में जो इनकी पॉलिसी है वो इसराइल के बारे में चेंज होगी, क्योंकि ये इसराइल को उस तरीके से फ्री हैंड नहीं देंगी जिस तरीके का फ्री हैंड उन्होंने दिया हुआ था इनके जो उसद के बॉस थे। अब भी बॉस ही हैं लेकिन अब पेपर में रह गए मैं। तो जो फौजी बटन आ गया ना, कमांडर इन चीफ का बटन तो आ गया ना, तो अब कमला के पास अब जाहिर है वो तो मेन तो यही हो गया ना फिगर। अच्छा, अब इसके आने के बाद ये थोड़ा सा उस वोट को गेन करने की कोशिश कर रही हैं जो नाराज़ हो गया था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में और हमास तक चला गया था। तो इन्होंने अभी तक जो है ना कोई ऐसी स्पीच नहीं की जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये प्योर मतलब इसराइली जो वर्जन है उसको एक्सेप्ट करती है। उस सौदे को जो नेतन्याहू साहब बेच के आ गए रिपब्लिकन्स के सामने, जो कहते हैं बड़ी चीयरफुल ऐवान में उन्होंने जेनोसाइड का सौदा बेचा, अखबारों ने ये हेडलाइंस दी हैं और जो भी इवन सोशल मीडिया पर चल रहे वो भी यही है। तो ये फ्यूचर में इनको फ्री हैंड नहीं मिलेगा। और इनकी जो क्लिप एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो हमारे बारे में है। वो क्या है? वो ये है कि जो बाइडेन ने इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे, तो इनका वो चल रहा है कि हम इसके जो ये वाली पहलू हैं उनको बड़ी विगोरसली नाफिज करेंगे। यानी जो इस्लामोफोबिया अमेरिका के अंदर फैला हुआ था या फैलाया जा रहा था, इस्लाम के बारे में नेगेटिव व्यू या जिसका अंदेशा था, वो इसको कंटेन करने की उसको डब्बे में बंद करने की कोशिश करेंगी। यानी ये एक बेटर थॉट है। लेकिन यूक्रेन के बारे में इनको ओपिनियन 110% वो ये जो बाइडेन का था, उस जंग को जारी रखें। हाँ, जंग यूक्रेन की उसी तरह चलती रहेगी जिस तरह चलती थी। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, उनके हथियार बिकते रहें। हाँ, जाहिर बात है, क्योंकि इनको अभी ट्रंप ने कहा, लोगों ने कहा ये तो बिलियनियर्स की अपना नुमाइंदा है, मतलब एलीट क्लास की ये को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन जो बाइडेन साहब जो थे उनका भी प्रॉब्लम यही था कि यूथ उनके क्यों खिलाफ हो गया था। एक तो ये जो कोरोना आया था उसके बाद उनको इतने उन पे कर्जे चढ़ गए हुए थे, बहुत कोशिश की इन्होंने माफ़ करने की लेकिन देर से माफ़ किए। फिर कुछ इनके जो रूल्स रेगुलेशंस बन गए, उसमें अपना इमिग्रेशन के कुछ रूल्स ट्रंप ने ऐसे बनाए जो जिनको बाइडेन ने जारी रखा। जैसे स्टूडेंट्स के रिश्तेदार हैं उनको वीज़े देने का मसला। अब देखें ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा वीज़े दे दिए T20 में, क्रिकेट को पॉपुलर करना था, लेकिन एजुकेशन के वीज़े हर तरफ से रोक लिए, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे किसी भी मुल्क के हों, वो वीज़े ब्लॉक कर दिए क्योंकि क्रिकेट को प्रमोट करना था। तो मेन इनका एम्फेसाइज जो है ना वो मिडल ईस्ट पे रहेगा। इसराइल मिडल ईस्ट के पोर्शन में से एक पोर्शन होगा। ये उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको जारी रखेंगी, जो बंद हो गई है उसको खोलने की कोशिश करेंगी जितना भी कर सकेंगी। हमारे बारे में, हमसे मीन्स इस्लाम के बारे में इनकी वो तंग नज़री नहीं होगी, क्योंकि बाइडेन साहब जो वो तंग नज़र नहीं थे, उनका एक परसेप्शन था कि वो तो खुद मतलब उनके ओपिनियन थे वो बाय बर्थ क्रिश्चियन, लेकिन अपने बाय चॉइस वो कहते थे मैं ज़ायनिस्ट हूँ। तो वो मतलब कुछ भी नहीं थे ना, जो अपनी जड़ों से हिल गए। और तो अब मतलब इस तरीके से ये किसी ना किसी जड़ में तो जाएंगी। अच्छा, एक ये है कि कमला के आने से जो डेमोक्रेट्स जो हैं बददिल होकर पीछे हट गए थे, इनएक्टिव हो गए थे, वो एनर्जाइज हो गए और वो जो एक स्विंग वोट है वो भी डिवाइड हो जाएगा। पहले तो स्विंग वोट लगता था कि सारा ट्रंप को चला जाएगा, लेकिन अब बहुत से एशियंस जो हैं वो कमला की तरफ उनका की माइल होंगे, और ख़वातीन का ख़ास तौर से, क्योंकि आज तक कभी कोई ख़ातून जो है अमेरिका की सदर नहीं बनी। और जब हिलरी ने इलेक्शन लड़ा था तो बहुत उम्मीद थी कि शायद वो जीत जाएं, लेकिन वो हार गई।
और वो एक बहुत बड़ा वहाँ की ख़वातीन के लिए सेटबैक था, ख़वातीन की मूवमेंट के लिए। तो मेरा ख्याल है कि कमला की सूरत में ख़वातीन को, जो ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमें, उन्हें एक और उम्मीदवार मिल गया। देखें, पहले तो ये पता कर लें कि अमेरिकी हमारी तरह रोशन ख्याल हैं कि नहीं है। देखिए, हमने तो 1988 में औरत की हुक्मरानी को एक्सेप्ट कर लिया था बेनज़ीर की शक्ल में, तो अमेरिका ने अभी तक नहीं की। उनकी जमहूरियत 200 साल पुरानी। जीना को हमारी इस्लामी पार्टियों ने सपोर्ट किया था। हाँ, तो मतलब वो अभी वहाँ पे इस तरह का ये रोशन ख्याली नहीं आई कि वो औरत की हुक्मरानी को एक्सेप्ट करें, जो मुझे लग रहा है उनके उससे कि लग ये रहा है कि अल्टीमेटली देखें जो स्विंग स्टेट्स हैं, डेट्रियट भी हो गया और ऐसे बहुत सी मिशिगन हो गया, तो अभी इनका ये नहीं पता कि ये आखिरी वक्त तक स्विमिंग करती रहती हैं। ये लट्टू की तरह है ना, घूमते घूमते भी आखिर में कि मुड़ ही जाता है। तो अभी उनका ये नहीं पता कि ये जो स्विंग वोटर्स है वो एंड में कहाँ जाएगा। और वो जो देखें, अभी ये तो कहा गया कि इमिग्रेंट्स इनके करीब चले जाएंगे, क्योंकि इमिग्रेंट्स में से तो है ना ये, लेकिन इमिग्रेंट्स बहुत सी चीज़ें दूसरी भी देखेगा कि आया कि ये इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज करेंगी कि नहीं करेंगी। बज़ाहिर इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। जो इन्होंने डिस्कशन किया या जो अभी तक इनकी स्टेटमेंट्स हैं, उसमें इन्होंने इमिग्रेशन को कोई इतनी अहमियत नहीं दी, डिस्कस नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी पॉलिसियाँ चल रही हैं वो उसमें इनका इनपुट था और ये उसको नहीं छेड़ेंगी, क्योंकि इसराइल के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा सिग्नल दे दिया, दोनों नहीं गए। और आधी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेन लोग थे सारे वो नहीं गए, हुक्मरान में से बहुत से लोग नहीं गए। तो ये यंग वोटर्स को अच्छा, नब्ज़ पे हाथ रखा। अभी एक बात मैं और अर्ज करूँ जो बहुत सिग्निफिकेंट है कि ये मतलब उनके जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसने कहा है कि ये आते 3-4 बड़े लोगों को निकाल देंगी। वो कौन है? मैं तो नहीं हूँ। अच्छा, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सुलिवान के जो भी उनका नाम है उनको, उसके बाद टोनी ब्लिंकन, जो भी एंथनी ब्लिंकन, टोनी ब्लिंकन जो उनके मिनिस्टर स्टेट फॉरेन अफेयर्स हैं, उनको निकाल देंगी। उसके बाद जो वॉर के बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके ख्वाजा आसिफ हैं, उनको निकाल देंगी। वो तो एक्सपर्ट नहीं है, ख्वाजा आसिफ तो एक्सपर्ट नहीं है। मतलब बस ये हमारे काउंटर पार्ट जो होंगे ना, तो वो ये 3 जो है ना 4 ये ख़तरे में, डिफेंस, सिक्योरिटी और होमलैंड सिक्योरिटी और ये सारी। अब इसका क्या मतलब है? देखें, सारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बनाई थी ब्लिंकन साहब ने। इसका मतलब है कि मौजूदा फॉरेन पॉलिसी में बड़ा क्रैक आ जाएगा, उसको वो चेंज करेंगी, क्योंकि ये बड़े बड़े जो वहाँ के रिसोर्सफुल न्यूज़पेपर्स हैं ना, जो सॉलिड खबरें देते हैं, वो कह रहे हैं कि ये 3 लोग तो सीधे फायर होंगे, चेंज होंगे मतलब। और इनकी अपनी कैबिनेट होगी, नाम तो अभी सामने नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जो इलेक्शन के बाद होंगे तो ये उसमें मेजर चेंजेस आएंगे। डिफेंस में जैसे देखें ना, डिफेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट पे सारी चीज़ें बनती हैं ना, स्टेट मिनिस्टर की रिपोर्ट पे सारी चीज़ें बनती हैं कि उन्होंने, अगर मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स ने, जो स्टेट मिनिस्टर्स ने कहा कि जी इसराइल को इतने देने हैं, तो कहीं ना कहीं जाके वो रिपोर्ट वैलिड हो जाती है। अगर डिफेंस ने कहा कि हमारा डिफेंस ऑप्शन ये कह रहा है कि आपने चाइना के लिए इतने हथियार ताइवान को देने हैं, तो उन्होंने देने हैं क्योंकि डिफेंस ऑप्शन बन गया है। पेंटागन ने अगर कह दिया, देखें ना, पेंटागन और अपना ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ये बहुत अहम होते हैं। अच्छा, अब एक बात और भी है कि इनको फ़ायदा ये है कि यंग वोटर्स इनकी तरफ माइल होंगे, इमिग्रेंट्स माइल होंगे, ख़वातीन माइल होंगी, लेकिन नुकसान भी है। लेकिन एक जुमला ना, वाइट मैन जो है ना, मे भी कि ये पहले से भी माइल हों, मतलब इन्होंने जो बाइडेन को वोट दिया हो, तो अगर ये माइल हो जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कि इनके ख़िलाफ़ जो लोग वाइट मैन, एक तासुब है ना वहाँ पे, वाइट मैन एग्जोडस, यानी कि वो बड़ी तादाद में कि नहीं ये वाइट नहीं है, इसको हमने हराना है हर सूरत में, और ये औरत है, तो वहाँ पे ये भी तो है ना, एक मतलब मर्द औरत का वो खुल के ना भी कहें तो लोगों के अंदर एक तासुब तो मौजूद है, तो वो इनको डिसएडवांटेज भी हो सकता है। बहरहाल टफ फाइट हो गई, पहले टफ फाइट नहीं थी। हाँ। बाइडन और ट्रम्प की फाइट लग रहा था कि ट्रम्प को बहुत आसानी से विक्ट्री मिल जाएगी, लेकिन अब ट्रम्प की फाइट जो है नेक एंड नेक हो सकती है। और ट्रम्प को भी लोग कह रहे हैं कि भाई सीरियसली ले, वो बात नहीं है, सीरियस हो जाए, सीधे हो जाओ। अच्छा, वहाँ पे एक काम और भी तो हुआ है अमेरिका में कि वो जो उनकी इंटेलिजेंस की वो थी खातून चीफ, अभी उनकी हेयरिंग हुई कांग्रेस में, और उनसे बड़े कि आपने जो ट्रम्प पे फायरिंग हुई आप उसको रोक नहीं सकी, और वो जो सीक्रेट सर्विस की हेड थी, तो उन्होंने फिर वो रिज़ाइन कर दिया। और वो कहते हैं बहुत ही मंझी हुई सीक्रेट सर्विस की अफसर थी,
उनका बहुत लंबा 30-35 साल का तजुर्बा था, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल करके कि हमारा फेलियर था और वो इससे, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, स्मार्ट होने का मुजाहरा किया, कि बजाय इसके कि उन पे इल्ज़ाम लगता है कि ये भी शरीक हैं उस साजिश में, उन्होंने कहा जी नहीं हमारा फेलियर है और वो रिज़ाइन कर गई। तो जो ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनकी एक अच्छी सिस्टम की बात यह है कि लोग ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते हैं और रिज़ाइन कर देते हैं। हम जैसे जो थोड़ा सा बोल ऐसा नहीं करते। जी आप ज़रूर, मैं आप देखिए वो जिम्मेदारी इसलिए कबूल कर ली कि लोगों ने जहाँ जलसा हो रहा था उसमें से एक नौजवान पिस्टल लेके गया, लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया कि ये चीज़ लेके जा रहा है, पिस्टल मीन्स जो भी हथियार लेके जा रहा था। लोगों ने कहा, मेरे जैसे जो वहाँ पे लोग फेरे थे उन्होंने कहा भाई पकड़ो ये जा रहा है, पुलिस ने किया कुछ नहीं। तो उसके बाद वो चढ़ गया, उन्होंने कहा भाई देखो वो ऊपर जा रहा है। अच्छा इन्होंने कहा वो हमारे सिक्योरिटी जोन से बाहर है, उनकी सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा वो हमारे सिक्योरिटी जोन से बाहर है, लेकिन उन्होंने उस पर गन तान ली। अब ये इतना बड़ा इंसिडेंट था। अब जैसे FBI ने एक और इसमें जिसको कहते हैं ना छोड़ा है, जैसे हमारे यहाँ भी हुआ कि गोली लगी, कि छर्रे लगे, कि उसका कोई अपना लोहा टूट के लग गया। अभी उसने कहा कि ये मे बी कि ये कोई तेज़ धार कोई चीज़ लगी हो, गोली ना हो, बुलेट ना हो। FBI ने कहा कि शार्पनर भी हो सकता है, कोई मे बी कि वो लगाओ। अभी उनको पता नहीं लग रहा है कि लगा क्या है। तो एंड में ये भी वाकया जो है ना कि आफताबाद गुजरांवाला जाके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सीक्रेट सर्विस के हेड का इस्तीफा देना बड़ा अहम मामला है, इसीलिए। और हम बात करते हैं बांग्लादेश की, जहाँ पे बहुत दंगा फसाद हुआ है और 100 से 150 के दरमियान जो हैं वो हलाकतें हो गई और नौजवान बहुत गुस्से में हैं। पता नहीं ये जो कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं, जो उनका मेन मुतालबा था वो तो तकरीबन मान लिया गया, उसके बाद ये सिलसिला रुकेगा या हसीना वाजिद जो वहाँ की वज़ीर आज़म हैं वो हुकूमत कर पाएंगी इतने लोगों के मरने के बाद? क्योंकि इतने लोग जो वहाँ पे मरे हैं उनके लवाहिकीन तो यकीनन नाराज़ होंगे, उनके दोस्त भी, उनके सपोर्टर्स भी, और जिस तरह से पूरे रियासत को उन्होंने अपने शिकंजे में लिया हुआ है हसीना वाजिद ने, उससे लोग जो हैं खासे नाराज़ हैं। तो सोहेब साहब से पूछते हैं कि पहले तो ये बताएं कि ये इतना बड़ा जो हंगामा हुआ इसका पस मंज़र क्या था, फिर ये किस तरह रिज़ॉल्व हुआ, अब क्या सूरत हाल है, क्या चांसेस हैं कि ये मज़ीद आगे प्रोटेस्ट चलेगा या अब यहीं रुक जाएगा? देखिए इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है बांग्लादेश में, और इंडिया की वजह से ही वहाँ पे बहुत से तनाज़ात पैदा हुए। पिछले अपना जब एक वहाँ पे तसादम हुआ और 4-5 लोग डायरेक्ट पुलिस की फायरिंग से मारे गए, और फायरिंग करने वाला कुमार नामी एक हिंदू पुलिस ऑफिसर था, SP था, जिसने ऑर्डर दिया कि फायरिंग कर दो। जो एक पंडाल में उनके जो बुतों का पंडाल था उसमें कहा किसी ने कोई चीज़ रख दी, उसके बाद उस चीज़ को बाहर उन्होंने किया और इसमें मतलब फसाद शुरू हो गया। अच्छा ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, और ये एकदम हसीना वाजिद हमला करती हैं वहाँ के जो राइटिस्ट लॉबी उसके ऊपर। अब इन्होंने कोई चंद अशरे पहले एक लॉ नाफिज किया। लॉ ये बनाया, इंडियंस ने बनाया, क्योंकि मुक्ति बाहिनी के बहुत से लोग जो इंडिया से ट्रेंड होके आए थे वो और उनकी औलादें, पहले उन्होंने कहा कि उनको सर्विस के जो एग्ज़ाम्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हमारे यहाँ या PMS CSS है, इसमें क्लियर करने वाला है कि उन्होंने कोटा रखा 30%, उसके बाद वीमेन कोटा, शेड्यूल कास्ट कोटा, पहाड़ियों का कोटा, फलाना कोटा, ये वो मिला मलू के तो कोटे पे चली गई 54% सीट्स, मेरिट पे होती थी 44% सीट्स। अब आप खुद सोचें कि एक बच्चा मेरिट पे आ गया है और उसके 50% चांस भी नहीं है, क्योंकि 50 से प्लस कोटा तो सीधा के चला गया कोटे में। इस वक्त वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आई वो ये थी कि 3.5 करोड़ के करीब पढ़ा लिखा नौजवान अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा ये नहीं कि हम तो सुन रहे हैं कि उनकी इकॉनमी बहुत तरक्की कर रही है। इंडिया की इकॉनमी की तरह है ना कि कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं ना। देखिए मुकेश अंबानी और अडानी के पास अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आ गए तो मुल्क तो नज़र आया कि तरक्की कर गया, उसकी GDP मुल्क की बढ़ गई ना, ओवरऑल उनका वॉल्यूम बढ़ गया, उसके पैसों का वॉल्यूम वहाँ पे भी बढ़ गया बांग्लादेश में, लेकिन वहाँ पे भी कोई टाटा बिरला पैदा हो गए। तो जनरली लोग अनएम्प्लॉयड रहे, भूखे रहे। अच्छा जब भी अपना इस तरह की कोई मूवमेंट चलती, वो जैसे पिछले इलेक्शन थे उन्होंने 55 लाख लोगों पे तो सीधा मुकदमा दायर कर दिया और मजीद लोगों को लपेटे में ले लिया नामालूम।
जैसे केस दर्ज किया जी, 11 आदमियों ने हंगामा किया और उनके साथ 25 नामालूम थे, तो पूरा बांग्लादेशी जो अपोजिशन का वो केसों में चला गया। जो खालदा जिया थी उनकी फैमिली है वो बॉम्ब ब्लास्ट में पता नहीं क्या क्या, बड़ा शोर पड़ा यूएस में और इधर उधर ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की। अमेरिकन एम्बेसडर ने डायरेक्टली उनको कहा कि भाई आप ह्यूमन राइट्स की इतनी ज़्यादा वायलेशन ना करें, लेकिन वो मामला नहीं उठ सका उस वक्त और वो सक्सीड कर गई चीज़ों को पे कंट्रोल करने में। अब ये हुआ कि ये थी चाइना के दौरे पे जो हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया। उस वक्त हमें नहीं था कि सिचुएशन बांग्लादेश में क्या है। ये उसी दिन मतलब बांग्लादेश में अराइव हुई थी जिस दिन हमारा पिछला प्रोग्राम डिस्कस हुआ था। तो इनको वहाँ पर बताया गया कि बांग्लादेश में जो हुआ यूँ कि जहाँ पे मामला ख़राब हुआ कि एक आदमी जो है वो पुलिस के सामने यूँ खड़ा हो गया, उसने कहा मारो गोली, उसने मार दी। उसकी वीडियो देखी, उसने मार दी। मैंने ही अपलोड की थी सबसे पहले और उस पर मैं 1 घंटे के लिए ब्लॉक भी हो गया था। उन्होंने कहा तुम रूल को तोड़ रहे हो। तो वो उसने मारा, गोली खाई, उसके बाद वो दूसरी गोली, हाँ उसके बाद वो खड़ा हो गया, फिर उसको दूसरी गोली लगी और वो मर गया। इसके बाद पब्लिक निकली। अच्छा ये ऐसा डायरेक्ट अटैक था ना पब्लिक पे, तो डायरेक्ट अटैक के बाद पब्लिक भी डायरेक्ट होगी। फिर उसने जहाँ उनकी बख्तरबंद गाड़ी देखी वो भगा दी सारी। और पहले ही दिन इंसिडेंट के जिस वक्त हुसैना वादी चाइना से भागी हैं, मतलब दौरा शॉर्ट करके गई हैं अपने मुल्क में, तो उस वक्त तक वहाँ पे कोई तकरीबन 17 के करीब लोग, 18 के करीब जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा था कि 18 लोग मारे जा चुके हैं इस तरह की डायरेक्ट फायरिंग में। डायरेक्ट जिसको कहते हैं शूट टू किल, उस फायरिंग में 18 लोग मारे गए। अब उन्होंने कहा कि कोटा सिस्टम खत्म करो। हुआ यूँ था कि बीच में कोटा सिस्टम को हुसैना वाजिद ने मनसूख कर दिया था। जब कोटा सिस्टम को मनसूख कर दिया, जब उन्होंने अनरेस्ट देखा ना तो मनसूख कर दिया था, फिर मुअत्तल कर दिया था, नहीं मनसूख कर दिया था। फिर कोई मेरे जैसा आदमी उठ के कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने रेस्टोर कर दिया। ये बाहर थी जब ये हंगामा राई शुरू हो गई। कोर्ट ने जब इसको बहाल के हंगामा राई शुरू हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो हुकूमत ने कहा अब क्या मसला है, आप आराम से घर बैठो। तो लोगों ने कहा नहीं आप इसे ख़त्म करें। हाँ, अब जो इतने लोग नहीं, इतने लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं आप उनको रास्ता दें। अब वो एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो थी उसको एम्प्लॉयमेंट में चेंज करने की एक उसमें मूवमेंट में तब्दील होगी। 48 घंटे का उन्होंने उस पर, जिसको कहते हैं ना अल्टीमेटम, हाँ कि हम 48 घंटे तक ज़रा शरीफ रहेंगे, उसके बाद हम दोबारा करेंगे। अभी वो हड़ताल के ढक्कन रख दिया, जैसे होता है ना बाद बरादरियों में कि हमने रात बहुत होगी तो सुबह लड़ेंगे, तो भी ढक्कन बर्तन उल्टा रख देते हैं। तो वो बर्तन उल्टा रखा हुआ है वहाँ पे अभी 48 घंटे के लिए। जब पब्लिक देखेंगी तो 48 घंटे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा अब देखना ये है कि 48 घंटों के बाद वहाँ पे सिचुएशन बदलती है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह और मौज़ूआत पे प्रोग्राम लेकर आएंगे। खुदा हाफिज़।